ओके। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात की थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हुआ है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में, उसकी हिस्ट्री देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात कर रहे हैं कि प्री ब्रिटिश पीरियड में इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। मतलब जब ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए थे उस समय की हिस्ट्री क्या थी। इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेट कर रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं। इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर कंपेयर करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा डोमिनेटेड था बिफोर 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 ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज थी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसके कुछ प्रोडक्ट्स थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो कुछ इंडस्ट्रीज के कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी इंडियन मार्केट की। अगर तुम्हें पता हो तो इंडिया से सिल्क रूट जाता था। उस रास्ते का नाम सिल्क रूट था जो पूरे मिडिल ईस्ट को वेस्ट से जोड़ता था। हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री थी वो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसके अंदर हम क्लॉथ बनाते थे और बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाते थे, और उससे रिलेटेड इंडस्ट्री हमारी काफ़ी ज़्यादा बूम करती थी। पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होता था इंडिया का, ठीक है। ये था स्टेटस प्री ब्रिटिश पीरियड का। तो प्री ब्रिटिश पीरियड में क्या लिख सकते हैं हम? इवन दो एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेटेड था, बट सम इंडस्ट्रीज के सम प्रोडक्ट्स, ठीक है, सम इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सर्टेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, उसको लेके वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन एंजॉय कर रहा था इंडिया। और एग्जाम्पल है इसका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में क्लॉथ से रिलेटेड हैंडीक्राफ्ट थे, प्रीशियस मेटल से रिलेटेड हैंडीक्राफ्ट थे, ठीक है, और स्कल्पचर्स जैसी चीजें थी। आगे चलते हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान क्या हुआ? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए उसके बाद हमारी इंडस्ट्री का क्या हुआ? तो उसके कुछ कैरेक्टर हमें पढ़ने हैं इसमें। टोटल मिला के एक डिसेंट्रलाइज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एडवर्स इफेक्ट हुए, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री पूरी तरह से गायब रही, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो पाई इंडिया में। जीडीपी में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम रहा, और पब्लिक सेक्टर का रोल ना के बराबर था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। एक एक करके हम इसके डिटेल में जाते हैं। टोटल 5 कैरेक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है रिवर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पे जो ऑलरेडी इंडस्ट्री थी उनको डिस्ट्रॉय किया गया। तो ब्रिटिशर्स ने सिस्टमेटिकली इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। कैसे डिस्ट्रॉय किया, उसका सबसे बढ़िया तरीका था उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया एक्सपोर्ट पे, जिससे कि हमारे गुड्स जो है वो महंगे हो गए, ठीक है। और प्रॉफिट नहीं बचा जो भी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे उन लोगों के पास, खास तौर पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें। कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं करने दी गई। जो जो भी मॉडर्नाइजेशन के एफर्ट होते थे उस पे बैन लगाते थे ब्रिटिशर्स। और उनका इंटेंशन ये था कि भाई आप केवल रॉ मटेरियल उगाओ और फार्मिंग में शिफ्ट हो जाओ। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की जितनी पॉपुलेशन थी उनको उन्होंने सिस्टमेटिकली धीरे धीरे फार्मिंग में शिफ्ट करवा दिया, और सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए उनसे काम करवाया, और वो रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स लेके अपने यहाँ चले गए, और वहाँ उन्होंने अपने पास एक इंडस्ट्री डेवलप की हैंडीक्राफ्ट को लेके। तो ये बात हम जानते हैं। ब्रिटिश प्रीशियस गोल्ड हो या इस तरह की चीज़ें, वो तो सीधे ही वो एक्सट्रैक्ट करके इंडिया से ले जाते थे और
जहाँ तक कपड़े और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसका रॉ मटेरियल ले जाते थे। किस तरीके से ये काम किया? यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले जा रहे थे चीपर रेट पे, और फिनिश गुड्स लाके इंडिया में ही बेचते थे हाई रेट्स पे। तो कॉटन ले गए और कॉटन का शर्ट बना के इंडिया में बेचा। जो भी गुड्स वो यहाँ से ले गए उसे बहुत सस्ता ले गए, क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में था, पावर उनके हाथ में थी पॉलिटिकली। और यहाँ की जो नीड थी उसको उन्होंने क्रिएट किया। ठीक। नीड क्रिएट करने का मतलब होता है जब आपको बहुत सारा सस्ता सस्ता गुड्स, जैसे चाइना आज इंडिया के साथ करता है, इतने बड़े लेवल पे वो प्रोडक्शन करता है और पर यूनिट कॉस्ट इतनी लो रखता है कि आप इंडिया में उस कॉस्ट पे बना के बेच ही नहीं सकते मार्केट में। तो यहाँ के जो कंज्यूमर हैं उनके ऊपर एक तरह से प्रेशर बन जाता है। मतलब उन्हें बेनिफिट दिखता है, तो वो बेनिफिट का प्रेशर दिखता है कि यार मुझे चाइना के प्रोडक्ट खरीदने में ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये रीज़न होता है कि एक सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन हो जाता है उस इंडस्ट्री का। ठीक है, तो अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर हम चाइनीज़ पे पूरी तरह डिपेंड हो गए, हम उन्हीं के प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो यहाँ पे वो गुड्स प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, और इसी को हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कह रहे हैं। जो भी मैक्सिमम एडवांटेज था इंडस्ट्री का, वो अपनी होम कंट्री के लिए बेनिफिट उठाना चाहते थे ब्रिटिशर्स। सो ये पहला यू कैन से कैरेक्टर है ब्रिटिश रूल में, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। राइट। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज का, ब्रिटिशर्स जो पॉलिसी इम्पोज कर रहे थे इंडिया में रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला। पॉलिसी मतलब एक तरह से उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन क्रिएट किए थे इंडिया की इंडस्ट्रीज के लिए, खासतौर पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, उसका जो असर था वो कैसा था। उनकी पॉलिसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, क्योंकि पॉलिसी कैसी थी, आर्टिसंस मतलब वो जो आर्टिस्ट लोग थे उनको इस तरह से फोर्स किया गया कि आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लेना है, आपको कुछ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना है और वहां से लाइवलीहुड कमानी है। इसका मैंने रीजन बताया कि उन्होंने ये कैसे किया। उन्होंने टैक्स इंपोज कर दिया एक्सपोर्ट पे। ठीक है, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन नहीं लाने दिया आर्टिसंस को। तो इस तरीके से वो डिस्करेज कर रहे थे कि आप जो है अपने इंडस्ट्री पे ध्यान दो उनका, और एनकरेज कर रहे थे कि अगर आप कैश क्रॉप्स उगाओगे तो हम आपके ऊपर टैक्स भी नहीं लगाएंगे, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, आपको अच्छे बेनिफिट्स होंगे। इस तरीके से वो लोग एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे थे इस इंडस्ट्री में। तो लाइवलीहुड के लिए उन लोगों को शिफ्ट होना पड़ा एग्रीकल्चर के ऊपर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की रिलेटेड टू इंडस्ट्री इन इंडिया, वो ये थी कि इंडिया को एज अ इकोनॉमी फिनिश गुड्स इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता था एज कंपेयर टू फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करने के। ठीक है, एक्सपोर्ट पे बहुत हैवी टैक्सेस थे, बैरियर भी थे कि इससे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और जो भी एक्सपोर्ट करोगे वो हैवी टैक्सेस के साथ करोगे, तो इंडियन गुड्स बहुत महंगा हो जाता था। और वहीं इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने अभी पहले भी एग्जांपल लिया कि चाइना करता है, कि चाइना से आप कोई चीज़ इंपोर्ट करके देखोगे, आप पाओगे कि वो बहुत ही सस्ती दे रहा है। वो आज सस्ती दे रहा है, एक दिन जब आपकी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी उस गुड्स को लेके, तब वो अपनी प्राइस बढ़ाएगा भी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको वही गुड्स खरीदना है, क्योंकि आपके अंदर उन्होंने उस चीज की नीड क्रिएट कर दी है। बात समझ में आई? तो जो मशीन मेड गुड्स थे उस समय, और मशीन मेड गुड्स कहाँ से आते थे, लंदन से आते थे, वो काफी सस्ते पड़ते थे एज कंपेयर टू इंडियन गुड्स, क्योंकि इंडिया में तो मशीन्स थी ही नहीं, वो इंडिया को मशीन इंपोर्ट भी नहीं करने देते थे, तो आप हाथ से बनाते थे, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, इस वजह से आपका जो गुड्स था वो काफ़ी महंगा होता था। जबकि मशीन में काफ़ी स्पीड में प्रोडक्शन होता था, और उस पे वो इंसेंटिव भी देते थे कि अगर आप मशीन मेड गुड्स खरीदोगे तो हम सस्ता देंगे।
तो इस वजह से इंडिया में जो डिमांड क्रिएट होने लगी इंडियन मार्केट में, वो मशीन मेड गुड्स की डिमांड क्रिएट होने लगी, और लोकल मार्केट उस डिमांड को पूरी नहीं कर पाता था। तो लोकली वो डिमांड पूरी भी नहीं हो पा रही, और अगर कोई गुड्स बना भी रहे हम तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है एज कंपेयर टू मशीन मेड गुड्स। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका था ब्रिटिशर्स ने जो अपनी पॉलिसी बना के क्रिएट किया था। आप इंडियन इंडस्ट्री को डिक्लाइन होते हुए देख रहे हो। सो दिस इज हाउ इट इज डन। इसमें कोई दिक्कत है तो बताना। ओके। इस तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह खत्म किया गया। सो हमने दो कैरेक्टर्स पढ़ लिए जो ब्रिटिश रूल के दौरान इंडस्ट्री को पूरी तरह से, इंडस्ट्रियल सेक्टर को खत्म करने की कोशिश की गई ब्रिटिशर्स द्वारा। पहला था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में उन्होंने रॉ मटेरियल को यहाँ से जब प्रोक्योर किया तो चीप रेट पे किया, और फिनिश गुड्स यहाँ लाके डंप किया तो हाई रेट्स पे किया। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करवाई इस सेक्टर में, मॉडर्नाइजेशन नहीं करने दी गई। यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर हाई टैरिफ रेट लगा के उसे महंगा किया गया, और कैश क्रॉप्स पे ज़्यादा बेनिफिट्स दिए गए, ज़्यादा इंसेंटिव दिए गए। तो मजबूरी में लोगों को अपनी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पे शिफ्ट होना पड़ा। तीसरा, यहाँ नए तरह के गुड्स की डिमांड क्रिएट की गई। ऐसे गुड्स की डिमांड क्रिएट की गई जो मशीन मेड है, जिनका प्रोडक्शन वो काफ़ी तेज़ी से कर पाते थे और पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी लो रख पाते थे। लोकल मार्केट में कैपिटल गुड्स लाने नहीं दिए, इस वजह से यहाँ की जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो बहुत हाई थी, और उन गुड्स की डिमांड मार्केट से खत्म हो गई। अगला जो कैरेक्टर रहा ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, इंडस्ट्री का क्या हुआ हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज का, तो उसमें कैपिटल गुड्स को बिल्कुल जगह नहीं मिली। मतलब कैपिटल गुड्स ना तो हम प्रोड्यूस कर पाए और ना ही हम बाहर से इंपोर्ट कर पाए। इंपोर्ट पे तो वो बैन लगा के बैठे थे, और यहाँ पे वो एक तरह से इनडायरेक्टली फोर्स लगा रहे थे कि आप कैपिटल गुड्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपका पूरा जो पॉपुलेशन था वो इन्वॉल्व था एग्रीकल्चर में और रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने में, और उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो फर्दर प्रोडक्शन करते हैं दूसरे गुड्स का, कंज्यूमर गुड्स का। तो मशीन एक कैपिटल गुड्स है, और उससे जो गुड्स बनता है जिसको हम यूज करते हैं कंजम्पशन के लिए, वो कंज्यूमर गुड्स है। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा डेवलप होती है किसी देश की, उतने ज़्यादा उसके अंदर उस इकोनॉमी में पोटेंशियल है कि वो कंज्यूमर गुड्स बनाएगा, उतना ज़्यादा उसका जीडीपी बनेगा। जैसे आज के समय पे इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती है कि लोगों को प्रमोट किया जाता है कि आप कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करो। तो ऐसे मशीन्स या टूल्स डेवलप करना जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आए, इसको हम कहते हैं कैपिटल गुड इंडस्ट्री। और ब्रिटिशर्स ने इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं किया कि इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री डेवलप हो सके, क्योंकि अगर ये डेवलप हो जाती तो इंडिया की जीडीपी ग्रो करने लगती और आपका पूरा ध्यान अपने यहाँ पे प्रोडक्शन में हो जाता। तो फिर आप रॉ मटेरियल बना के क्यों देते उनको? आप उस रॉ मटेरियल को इंडिया में ही प्रोड्यूस करते फिनिश गुड्स में, और अपने कंजम्पशन के लिए भी लेते और एक्सपोर्ट भी करते। तो ये तीसरा कैरेक्टर था इंडिया की इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल सेक्टर का। इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर का ये एक और कैरेक्टर था जो ब्रिटिश पीरियड में देखा गया। डी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पहला, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। यू कैन से इतना भी ध्यान रखोगे तो भी चलेगा, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तीसरा, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। अगला जो कैरेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, वो है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंडस्ट्रियल सेक्टर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। जीडीपी में जो भी कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर सेक्टर का था।
ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को जब प्रमोट ही नहीं किया गया, डेवलप ही नहीं होने दिया गया, ठीक है, और कैपिटल गुड्स नहीं क्रिएट करने दिए गए, तो ऑब्वियस बात है कि हम इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कैसे करते। इस वजह से हमारी जीडीपी जो भी दिखती थी उसमें पूरा रोल एग्रीकल्चर सेक्टर का था। इंडस्ट्रियल सेक्टर उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता था। एंड द लास्ट थिंग, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखो, जो भी इंडस्ट्रीज किसी इकोनॉमी में डेवलप होती हैं उसमें दो सेक्टर्स का रोल होता है। एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। जैसे आज की इंडियन इकोनॉमी को आप देखो तो गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर रही है गुड्स और सर्विस के नाम पे, और प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विस के नाम पे। पब्लिक सेक्टर किसको बोला जाता है? पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी यूनिट्स, ऐसे एंटरप्राइज जिनका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। कंट्रोल का मतलब है कि जो भी डायरेक्शन होती है उन एंटरप्राइजेस को वो गवर्नमेंट से आती है और वही फॉलो की जाती है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी लोगों का कंट्रोल है, जैसे कलेक्टिवली पब्लिक का कंट्रोल है। जैसे आज कंपनियां होती हैं उसमें कंपनी में लोग शेयर्स खरीदते हैं और उन कंपनीज के डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं और फिर डायरेक्टर उनको कंट्रोल करते हैं। बाकी छोटे बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस को खुद ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, सारे डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में है। तो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग से डिसाइड होता है कि कौन सी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है और कौन सी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। अगर किसी इंडस्ट्री में, एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं डिफेंस या रेलवेज, तो रेलवे इंडस्ट्री एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। उसके अंदर क्या होता है, जो भी डिसीजन है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वहां क्रिएट भी नहीं हो सकती। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का मतलब होता है कि वहां पे वो प्राइवेट सेक्टर को आने देंगे, नहीं आने देंगे, उसे काम करने देंगे या नहीं करने देंगे। जैसे हेल्थ सेक्टर की बात करो तो हेल्थ जो है एक सर्विस प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, और हेल्थ में गवर्नमेंट भी काम करती है और प्राइवेट सेक्टर भी अलाउड है। एजुकेशन, गवर्नमेंट भी काम करती है और प्राइवेट सेक्टर भी अलाउड है। तो बहुत सारे सेक्टर्स है जो लोगों की नीड के सेक्टर्स होते हैं और जिसमें प्राइवेट सेक्टर केवल प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर उसमें अपना रोल जरूर प्ले करता है। तो जो स्कूल्स गवर्नमेंट के हैं या जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं वो कंपैरेटिवली सस्ते हैं बजाय प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स के। सो ये इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पब्लिक सेक्टर का। बिना पब्लिक सेक्टर के किसी भी इकोनॉमी में इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती, या वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकती, और अगर वो काम कर रही है तो वो एक्सप्लॉइट करेंगी यूजर्स को या कंज्यूमर्स को। इस वजह से गवर्नमेंट सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन अंग्रेज लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था आपकी नीड एंड वांट से, ना उनको पब्लिक वेलफेयर से मतलब था। इस वजह से प्री सॉरी प्री इंडिपेंडेंस बोल लो या ये कह लो कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो बहुत ही लिमिटेड था। पब्लिक सेक्टर कोई जिम्मेदारी नहीं थी अंग्रेजों की कि आपके लिए वो एजुकेशन की व्यवस्था करे, हेल्थ की व्यवस्था करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, रेलवेज में आपको सपोर्ट दे। ऐसा कोई उनका रोल नहीं था। तो बहुत ही लिमिटेड रोल प्ले करते थे वो, उतना जितना उनको फायदा दे। है ना, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना है इस वजह से रेलवे बनेगी, आपके ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे नहीं बनेगी। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना है इस वजह से जो है रोड बनेंगे। उतने ही रोड बनाए उन्होंने, उतनी ही रेलवे लाइंस बनाई, उतना ही एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में क्रिएट किया, जैसे पोस्ट ऑफिस ये वो, उनके कम्युनिकेशन आसानी से हो जाए। सो उतने में ही पब्लिक सेक्टर आया। बाकी आपकी क्या नीड है, आपकी क्या वांट है, उससे रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप करके नहीं दिया। आई होप मेरी बात समझ में आई। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे बाद में हमें काम करना पड़ा इंडिपेंडेंस के बाद। राइट, ओके। सो टोटल मिला के हमने 6 कैरेक्टर्स देखे इंडियन इकोनॉमी में। इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रही थी उसके, इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की बहुत ज़्यादा कमी रही, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को उन्होंने ग्रो नहीं करने दिया, उन्होंने एस्टेब्लिश नहीं होने दिया, जिस वजह से हमारा प्रोडक्शन लो रहा।
अगला पॉइंट उसी से रिलेटेड है, अगर प्रोडक्शन लो रहा तो जो कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में वो कम था। एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जीडीपी चल रही थी। जीडीपी मतलब समझते हो ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब इंडिया में जितने भी गुड्स और सर्विस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं इन अ गिवन अकाउंटिंग ईयर, अगर उसका हम एग्रीगेट कर दे तो जीडीपी बन जाता है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये एक सर्विस है, कोई बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो एक प्रोडक्शन है। ऐसे सारे लोग इंडिया में जितने काम कर रहे हैं, अगर उनकी सर्विस और उनके गुड्स प्रोड्यूस का जो वैल्यू है ना, वो सब एग्रीगेट कर दिया जाए तो जीडीपी बन जाएगी। तो उस समय इंडस्ट्री से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था जीडीपी में, सब कुछ एग्रीकल्चर से ही कंट्रीब्यूट होता था। और लास्ट थिंग, जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो बहुत कम था, क्योंकि उनको सोशल वेलफेयर से अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं था। और इस वजह से इंडिया में पोर्ट्स, कम्युनिकेशन, रेलवे, पावर जनरेशन, इन पे केवल उतना ही काम हुआ जितना अंग्रेजों के लिए जरूरी था। तो ये लिमिटेड काम हुआ है इंडस्ट्री में ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। कन्फाइंड ओनली मतलब लिमिटेड था पब्लिक सेक्टर, रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन एंड पोर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना था, ये सब उसी का एलिमेंट है। लेकिन कोई काम नहीं हुआ एजुकेशन पे, कोई काम नहीं हुआ हेल्थ सेक्टर पे, ठीक है ना, इससे रिलेटेड उन्होंने कोई काम नहीं किया। सो दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।